নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024 ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ অংশগ্ৰহণ পুৱাৰ ভাগতে অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ৰাইজিং ভাৰতত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজিং ভাৰতত ভাগ লৈছে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে নিশা 8 বজাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী मोदी पिछली बार 64 मेडल थे लेकिन इस बार क्रिकेट में तो सेंचुरी हम लगाते ही हैं। राइजिंग भारत 2024 और एयापोनपोटिया भारत ने किया जो आज तक के सबसे ज्यादा है। लेकिन आपका सवाल मुझे पता है किस दिशा की ओर है। जी हां, मोदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है और जब आईओसी का सेशन था तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारत ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स, 2036 में समर ओलंपिक्स जैसे ही बिड शुरू होगी भारत होस्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे तो हमारे में दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भी यहां पर है। हमसे बड़ी मार्केट जी आने वाले समय में कोई नहीं होगी खेलों के विस्तार के लिए। तो जी हां, 2030 का यूथ ओलंपिक्स, 2036 का समर ओलंपिक्स भारत आयोजन करने के लिए तैयार है। चलिए लास्ट के 1.25 मिनट बचे हैं तो जल्दी से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ये रैपिड फायर की तरह आप इससे ले लीजिए। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। टेरिटोरियल आर्मी आपने छोड़ दिया पर क्रिकेटर होते, ठीक है। घर में टेरिटोरियल आर्मी में तो अभी भी हूं। आई एम अ सर्विंग कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। करेक्ट। तो फौजी भी है, नेता भी है, कॉम्बिनेशन और क्रिकेटर भी है। धर्मशाला में मीडिया का मैच कब करा रहे हैं सर? वादा कर रहे हैं, कराया नहीं? मुझसे कहा, पूछिए। मेरा बस चले तो मैं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही करवा दूं, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम भी आई तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान कहीं पर है तो धर्मशाला में। आनंद जी, इसको मैं 1 मिनट और लेके इसलिए आधा मिनट में बोल देता हूं। पहली बार हुआ होगा कि यूके से लगभग 4000 लोग फ्लाई करके केवल धर्मशाला का मैच देखने आए। ये अपने आप में लोकल इकोनॉमी और खेल के लिए बहुत बड़ी बात है। एक भूल जो आप सुधारना चाहेंगे? पहले भूल करना ही नहीं चाहूंगा तो सुधारने की तो दूरी का। हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान? हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान, यानी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स या नेशनल लेवल पॉलिटिक्स? दिल में है हिंदुस्तान, लेकिन जमीन है हिमाचल में, तो जमीन बचा के रखनी और देश के लिए काम करना हिंदुस्तान के। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनुराग ठाकुर. Big round of applause for him, please. Thank you. In 2019, the world's largest democracy went to polls. As millions cast their votes, there emerged one undisputed winner. News 18 Network. On election result day, our news network had the highest cumulative reach. भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप महाकुंभ मेलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर भिन्न देशर स्टार्टअपर उद्योगीসকলে भाग লৈছে स्टार्टअप महाकुंभ मेलात। नतुन दिल्लीत भारत मंडपमत अनुष्ठित হৈছে स्टार्टअप महाकुंभ मेला। स्टार्टअप महाकुंभ मेलात भाग লৈছে 4 करोड़ अधिक उद्योगीয়ে। विभागीय राज्य मंत्री महोदया और देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों से आए सभी उद्यमी, निवेशक, अंकुरक एवं युवा शक्ति, आप सभी। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অভিযোগনামা উন্মোচনী অনুষ্ঠান গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত অভিযোগনামা উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত অখিল গগৈ, অজিত কুমাৰ ভূঞাইও অংশগ্ৰহণ কৰে। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অভিযোগনামা উন্মোচনী অনুষ্ঠান এয়া গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত অভিযোগনামা উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। লগতে উপস্থিত আছে অখিল গগৈ আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাও। আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। खास तौर से हमारे अजीत भुइयां साहब विराजमान हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अखिल गोगोई जी, कंगन जी,
गोगोई साहब, हजारिका साहब, प्रवेश बोरवा जी, जगदीश भुइया साहब, मुनीम महांता जी, विराजमान फारूकुद्दीन जी अहमद साहब, विराजमान सरन जी डेका साहब, और हमारे नेता विराजमान हैं CLP लीडर साहब, रॉकीबुल जी हुसैन साहब, सेक्रेटरी AICC हमारे पृथ्वीराज जी साठे साहब, महिमा जी विराजमान हैं, भरत नारा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता विराजमान हैं, हाँ RJD के हमारे साथीगण, मीरापुर ठाकुर जी जो हमारी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हैं गुवाहाटी शहर से, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज की ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए हैं। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2014 का इलेक्शन की ओर, जहां नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े मंचों से बात कही थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये उनका एक पूरा प्रचार का एक मुख्य बिंदु था, और आप सबों ने देखा है कि इस देश का ही नहीं लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, SBI घोटाला, बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है वो आपके सामने आया है। मैं इस मन से सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबों ने उसके बारे में लिखा भी है, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे भी चला है, और जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें आप सीधा देख सकते हैं जो कंपनी का पूरा जो कैपिटल है, जिसका पूरी हैसियत है, वो 500 करोड़ रुपए की है, लेकिन चंदा 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो 500 ব্ৰেকিং নিউজ, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে। 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কমিটিয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 27 মাৰ্চ। 28 মাৰ্চ মনোনয়ন পৰীক্ষণৰ অন্তিম দিন আৰু 2 এপ্ৰিল মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। প্ৰথম পৰ্যায়ত দেশৰ 17খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। অসম, উত্তৰাখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 5টাকৈ সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। অসমৰ ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, যোৰহাট, কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ইয়াৰ উপৰিও তামিলনাডুৰ 39টা, ৰাজস্থানৰ 12টা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা, মধ্যপ্ৰদেশৰ 6টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। আনহাতে বিহাৰত 4টা, পশ্চিমবংগত 3টা, অৰুণাচল প্ৰদেশত 2টা, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা, আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, লাক্ষাদ্বীপ, পুডুচেৰীত এটাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। আৰু ইফালে বিহাৰৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 28 মাৰ্চ। আনহাতে বিহাৰৰ বাবে 30 মাৰ্চত মনোনয়ন পৰীক্ষণৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন, পৰ্যটকৰ বাহনলৈ পুনৰ চোঁচা এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ৰ। পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহু দূৰ চোঁচা ল'লে গঁড়টোৱে। বাহনখনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গঁড়টোৱে চোঁচা লোৱাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য। এয়া দেখুৱাইছোঁ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ে প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছিল এখন জিপচিত। পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া এখন জিপচিত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছিল পৰ্যটকৰ দলটো। ঠিক তেনেদৰে আজিও বহু দূৰ এনেদৰে চোঁচা ল'লে এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ে। বাহনখনৰ চালকৰ তৎপৰতাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সেই একেই বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুদিন পূৰ্বেও বাঁহবাৰী ৰেঞ্জতে জিপচিত খুন্দা মাৰিছিল এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ে। আজিও এই বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ বহু দূৰ এনেদৰে চোঁচা ল'লে এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ে। পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য, এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। চালকৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকসকল। নাবাম টুকি বনাম কিৰেণ ৰিজিজু।
অৰুণাচল পশ্চিম সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে অৰুণাচলৰ দুই শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী নাবাম তুকি আৰু কিৰেণ ৰিজিজু। অৰুণাচল পশ্চিম সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হৈছে নাবাম তুকি। দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে অৰুণাচলৰ লোকসভা সমষ্টি দুটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অৰুণাচল পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাবাম তুকিৰ নাম ঘোষণাৰ বিপৰীতে অৰুণাচল পূব সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বছিৰাম চিৰামৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান অৰুণাচল বিধানসভাৰ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নাবাম তুকিয়ে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আনহাতে অৰুণাচল পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বছিৰাম চিৰামৰ বিৰুদ্ধে আছে বিজেপিৰ আন এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তাপিৰ গাঁও। অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিলে দুলু আহমেদে। এজেপিৰ নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। জাহাজৰ প্ৰতীকতে বৰপেটাত অৱতীৰ্ণ হ'ব দুলু আহমেদে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি পত্ৰ দুলু আহমেদৰ। লুৰিণে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবেই জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদক জলাঞ্জলি দিয়াৰ অভিযোগ। দুলু আহমেদক ভাল পোৱা নামনি অসমৰ বহু কৰ্মীক অনাহকত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ উত্তৰ এই নিৰ্বাচনতে ৰাইজে দিব। আজিৰে পৰা অজাপৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে দুলু আহমেদে। দলৰ নিষ্ঠাবান তৃণমূল কৰ্মীসকলক ক্ষমাও বিচাৰিলে দুলু আহমেদে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিলৈ এক দীঘলীয়া পত্ৰযোগে দলীয় বিষয়বাব তথা প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰাৰ কথা জনায় দুলু আহমেদে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদৰ অভিযোগ, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত থকা 21টা দলক কংগ্ৰেছে কেৱল এখন আসন দি কৰা প্ৰতাৰণাৰ কথাও জানিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। কিন্তু স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে মাত নামাতি নিজকে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত বিক্ৰী হোৱা বুলি ভৎসৰ্ণা কৰিলে দুলু আহমেদে। লক্ষণীয়ভাৱে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই দুলু আহমেদে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত দুলু আহমেদক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদে। আনহাতে বৰপেটা সমষ্টি হৈ পৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ পাৰস্পৰিক যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ। কংগ্ৰেছে দীপ বায়নক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ আন এটা দল CPIMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে সমষ্টিটোত। মাজুলীৰ পটিয়া গাঁৱত শ্ৰী শ্ৰী বেলগুৰি সাৰ্বজনীন শিৱ আশ্ৰমত সেৱা ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে দ্বিতীয় দিনা পুৱা শিৱ আশ্ৰমত সেৱা লৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে। আশ্ৰমৰ পৰা ৰাইজে আদৰি নিলে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈক নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ আশ্ৰমৰ ৰাইজে আগবঢ়ালে পুঁজি। এতিয়া ছাৰ আপোনাক আমাৰ এই আশ্ৰমৰ সেৱকসকলে মই আজি এই অঞ্চলৰ 40-25টা ঘৰৰ ৰাইজ যিসকলে এই প্ৰভু মহাদেৱৰ ওচৰত শৰাই আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকৰ ওচৰত আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যে মনৰ যি হৃদয়ৰ যি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে সেই তাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা থাকিল আৰু ময়ো ইয়াত উপস্থিত হৈ মহাদেৱৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত উপস্থিত থকা বা সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে আজি যি এটা বিপদৰ এটা পৰিস্থিতি জীয়াই আছে, যি এটা অত্যাচাৰৰ এটা পৰিৱেশত জীয়াই আছে তাৰ পৰা মুক্তি পাওক আৰু সেই অত্যাচাৰৰ সেই বিপদৰ সময় লগত যুঁজিবলৈ মহাদেৱে যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক শক্তি প্ৰদান কৰক, এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা আছে। দুপৰৰ সংবাদ আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। পূজা চাকুৰ দোকান গেলামালৰ দোকান বজাৰ কৰিব আহিলে কোনোবা ইলেকশ্যনৰ কথা কয় নহয় যে নিৰ্বাচন আহিল বা কয় ভাল বেয়া এতিয়া বিজেপিকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে ৰাইজে কৈছে নে যে অমুক কাম নহ'ল আমাৰ আজিলৈকে, ইমান দিন সাংসদ হ'ল বা বিধায়ক হ'ল, তেনেকুৱা কামটো ঠিকে হৈ আছে বিজেপিৰ, তেওঁলোকৰে প্ৰশংসা কৰি আছে এতিয়ালৈকে। আৰু লোক আছে, আমি কথা পাতি চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি উপস্থিত থকা এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ লগত। ইয়াতে ঘৰ খুৰা বজাৰ কৰিলে নাই? হ'ল ন? বজাৰ কৰিলে কি বজাৰ কৰিলে?
এইবিলাক খাৱা লোৱা আলু দালি আলু দালিৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ কথা পতা হয়নে নহয় আপোনালোকৰ হয় দুই এক আষাৰ কথা কোৱা যায় অঁ কি কথা পাতে আমি ভাল কথাই কওঁ আমাৰ চৰকাৰ আমি ভালে পাইছোঁ এইবাৰৰ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই ঘৰত আলোচনা হয় নহয় পৰিবাৰৰ লগত আলোচনা হয় নহয় হয় আপোনাৰ পৰিবাৰে চৰকাৰী সুবিধা পাইছে নে নাই আমি কিন্তু চৰকাৰী সুবিধা পোৱা নাই আকৌ অঁ সেইটো মিছা ক'লে কি হ'ব ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024 ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অংশগ্ৰহণ পুৱাৰ ভাগতে অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ৰাইজিং ভাৰতত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজিং ভাৰতত ভাগ ল'লে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰেও নিশা 8 বজাত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে Dr. Jayashankar, thank you very much for joining us here at Rising Bharat. So we were having this discussion outside and internally in the run-up to Rising Bharat as well. In an election year, forget about election year, we are a few weeks away from elections. What do we ask the foreign minister? Is foreign policy top of mind of people during elections? You would think that more tangible things like homes and toilets, etc., are the things that people are more concerned about during election time. But funnily enough, Minister, in the News 18 opinion poll that we had last week, one of the things that people said, one of the reasons why they will vote for Modi is because Modi ne desh ka naam roshan kiya hai. Modi has elevated the image of India substantially. Why do you think something that is not necessarily tangible like foreign policy and foreign policy gains has suddenly become a vote determining issue? Well, first of all, let me say what a pleasure it is to be here with all of you. Look, to be honest, that answer doesn't surprise me. It doesn't surprise me because in the last 5 years traveling around the country, I've seen this sentiment grow. And I attribute it to 2-3 factors. One, that there is a greater sense of pride in the nation about itself, and also as people's basic necessities are being met, they are also looking at many more things, so they know today, for example, that the water connection will come, the electricity will come, the road will come, the health will happen, because they have seen that grow. So there's a kind of I would say a neo middle class thinking which is pervading through the society. The second is that a lot of people today go out to work, go out on travel. They are tourists of various kinds. Something abroad in some way affects their livelihood. So the connection between being treated well abroad, being looked at well abroad, and their existence is also stronger. I would say the third factor would be, to me, the G20. G20. G20 actually ended up our initial concern, and Amitabh is here. Initial concern was how do we get it out of Delhi? But we actually ended up with the entire country owning the G20. That in very small towns, people you would not think would have an interest in foreign policy, leave alone something as specific as G20. Actually, people had that sense with our G20, it's a time to show our country to the world, people are coming. So I think G20 has had a great sense of connection. And finally, in a very peculiar way, COVID. That what COVID did was at different times, it's made us aware, after all the COVID came from outside. We sent vaccines outside. At a critical moment, we got oxygen from outside. So somewhere that connect with the world, it's made people more aware. Then it's technology. You have the world in the palm of your phone. গুৱাহাটীত ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত
ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত ৰবিউল হুছেইনৰ নামৰ এজন অধিবক্তা এইবাৰ জালত পৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰবিউল হুছেইনক। ভূমি নামজাৰি কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শামছুল হকৰ সহযোগী এইজন ৰবিউল। ধৃত ৰবিউল হুছেইনক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বৰ্তমান চলাই আছে জেৰা। গুৱাহাটীৰ বিয়াগম ভূমি কেলেংকাৰী, য'ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে এই কেলেংকাৰী চলি আহিছিল, এটা বৃহৎ নেক্সাছ গঢ় হৈ উঠিছিল আৰু এই নেক্সাছৰে অন্যতম এজন সদস্য ৰবিউল হুছেইনক ইতিমধ্যে জালত পেলোৱা হৈছে। ৰবিউল হুছেইন নামৰ এজন অধিবক্তাক এইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জালত পেলাইছে। বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰবিউল হুছেইনক। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পুনৰ জনাওঁ, ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024 অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। सारे सवाल हमारे पास हैं और आपके ही पास सारे जवाब भी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो माहौल है, 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, कितने से जीतेंगे। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद माहौल बदला और लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना शुरू। एक मिनट, बालाकोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्ष में था और हम जीतने वाले। पर इस बार अमित जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हां मैं भारतीय हूं, गर्व के साथ कहता है हां मैं भारतीय हूं। और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ जो कोई भी जाता है, इसका बड़ा सम्मान होता है। ये 10 साल में विकास की प्रक्रिया से पूर्णतया कटे हुए 60 करोड़ गरीब, जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक अकाउंट नसीब नहीं हुआ था, घर में टॉयलेट नहीं था, घर में गैस नहीं था, घर में बिजली नहीं मिली थी, नल से पानी नहीं मिला था, खाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हर एक को बैंक अकाउंट, हर एक घर में नल से जल, हर एक घर में शौचालय, हर एक घर में गैस और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है। और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसम এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে
ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত নিশা 8 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশেষ অনুষ্ঠানত। करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे लाना, ढेर सारे यूसीसी लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। 10 साल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। हम 3 हॉटस्पॉट से ग्रसित थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। मोदी जी के समय में ये 10 साल में कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह पे लगभग 75% हिंसा कम हुई है और वहां विकास का शुरुआत हुआ है। और ये 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले देश के विकास के लिए सिर्फ सरकारें लगा करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने महान भारत का संकल्प 130 करोड़ लोगों के स्वप्न बनाकर रखा है और मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तब महान भारत की रचना के लिए कटिबद्ध है और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। धन्यवाद। आपने मेरे एक ही सवाल में 3-4 जवाब दे दिए, तो ये माहौल, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूं। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाए। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी की बात बताता हूं। 2014 में मेरी पार्टी में जो चंदा आता था, इसमें से 81% चंदा कैश से आता था, जिसमें किसी का नाम नहीं होता था। 20-20 हजार रुपया कर जमा करते थे। 18 में ये 81% से 17% हुआ। 18 में
एंड पे भी ये 17% पर रहा और 2023 पर कम होकर 3% पर आ गया था। हमारी पार्टी ने इसको ट्रांसपेरेंट वे से आगे किया था। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, इसमें इतना ही है कि बहुत बड़ा देश है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, ढेर सारे राजनीतिक दलों की सरकार होती है। अगर कोई एक राजनीतिक दल को पैसा देता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर विंडिक्टिव अप्रोच से अपने स्टेट के अंदर बदला लेता है। इसलिए एक व्यवस्था रखी थी जिससे किसने किसको चंदा दिया वो गोपनीय रहे, मगर इसमें गोपनीय नहीं रहता था किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना मिला। अब जो व्यवस्था होगी इसमें किसने कितना दिया वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश में देना है, और किस पार्टी को कितना मिला वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि कैश से लेना है। और कैश से लेना तो छोड़ो, घर पे ले जाने की व्यवस्था भी इसमें से हो गई। और हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, ये मिथ्या है। सर 6,900 करोड़ 6,200 करोड़ हमें मिला है। इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें हैं, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। और एक काम के सामने चंदे का जो सवाल है वो भी गलत है, क्योंकि 2019 लोकसभा में हमें जो 6,000 करोड़ मिला, इसमें से 2019 लोकसभा के समय पर जो बॉन्ड खुले हैं इसमें 3,071 करोड़ चंदा मिला है। तो आप जाहिर है जब आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो कोई काम के सामने चंदा नहीं होता है। और विधानसभा के चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमें 2,640 करोड़ रुपया मिला है। उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई काम नहीं होता है। तो 90% से ज्यादा चंदा बॉन्ड से हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मिला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े धाराशास्त्री, जो ये पूरी सिस्टम के फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी राजनेता ही है ज्यादातर, चंदे वाली कैश चंदे वाली व्यवस्था का फायदा उठाने वाले, वो उनका आर्ग्यूमेंट था कि इससे सरकारी नीतियां प्रभावित होती है। उनको ये मालूम नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट बनने के बाद कोई नीति आ नहीं सकती। तो ज्यादा चंदा तो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में हमारा आया है 90% चंदा। राहुल जी, इसको हफ्ता वसूली कहते हैं। खुद भी 1,400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी को। ठीक है, तो फिर उन्होंने 1,600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1,600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6,000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6,000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित करे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चीट पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी। उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। एक चीज जो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि काफी सारा करीब 14 कंपनियों का पैसा जो है करीब 4,000 करोड़, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने तब खरीदे हैं जब उनके वहां कोई किसी प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड हुई है, जैसे कि ईडी या सीबीआई। मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है वो 6,000 करोड़ में हुआ हो जो घमंडिया गठबंधन को मिला है। हमारा जहां तक सवाल है, चुनाव के 40 दिन में हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि जिनमें रेड हुई है वो जरूरी नहीं कि उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया। हाँ, अभी आएगा ना, मैं कह रहा हूं। अच्छा, कल आप कह रहे हैं जब आएगा कल तो सारा दूध आएगा, और दूध पानी का का दूध, पानी। पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, उसका इंतजार करेंगे, वापस आपसे फिर उससे सवाल करेंगे। एक इससे लगा हुआ सवाल है, तो पूछकर इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि
ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है। ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है। 95% काले धन वाले की है। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर। और ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया कार्यवाही का सवाल मत उठाओ, तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया वो बड़ा सवाल है। क्या समझते हो, जनता कुछ देखती नहीं है? तो क्या नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते, एक मेटाडोर छोटा पड़ गया, दूसरा मेटाडोर रात को 4 बजे लाना पड़ा। ये कहां जाने वाला था पैसा? राहुल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को? ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े किसके, इसका जवाब देना चाहिए उनको। और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं का सवाल है, इस देश में कोर्ट है। जब हम ऑपोजिशन में थे ढेर सारे पीआई लगाए थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे। 42 पीआईएल हुए थे, 42 पीआईएल में से 35 में ऑर्डर हुए थे और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ी। अगर हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। और मैं कहता हूं ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस एक कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह रही है। वास्तविकता है 23 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर 25 पैसे का आरोप देश में आज तक कोई नहीं लगा सकता। ये वास्तविकता। तो अमित जी, क्या आप देश की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर इस तरह के कोई नेता जिन पर कार्यवाही चल रही है वो पलटकर बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं? भाई आश्वस्त करने की जरूर नहीं भैया। राहुल तुम भी पत्रकार हो, तुम चले जाओ कोर्ट में कि फला नेता का ये काला भ्रष्टाचार है, आप इस पर कार्यवाही। कोर्ट सबको ऑर्डर देती है, तुम ही चले जाओ ना, छोड़ो इंडिया अलायंस। मैं सिर्फ सवाल पूछने तक ही सीमित रखता हूं अपने रोल को। अगला सवाल अमित जी, जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरता जा रहा है। हमने पहले भी देखा है, पहले भी चुनाव हुए हैं, शुरू में तो लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, ऑपोजिशन भी बड़े मुद्दों पर अटैक करता है, पर जैसे जैसे पास आता जाता है स्तर गिरता जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को गोली मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह का जो डिस्कोर्स और वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो सार्वजनिक जीवन में जीते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं हूं। ढेर सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती है, जायज विरोध भी किया जाता है, विकास की बातें होती है, एजेंडे की बातें होती है, भारत के विकास की भी बातें होती है। मगर आप लोगों का ध्यान वो कंट्रोवर्शियल 1-1.5 मिनट पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि आपकी टीआरपी इससे जुड़ी हुई है। मेरे इंटरव्यू में से भारत का अच्छा क्या हुआ वो नहीं निकालोगे आप। सीए निकालोगे, 370 निकालोगे, ईडी निकालोगे, ये आपका काम है। खैर मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मुझे जनता को भी बताना चाहिए। बात को पूरी सुनिए, सब अच्छी बातें भी होती है, ऑपोजिशन भी अच्छे विरोध के मुद्दे लेकर हमारा विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि देश में गाली गलौज की राजनीति हुई है, ये बात सही है आपकी। मोदी जी पर कुछ ज्यादा प्रेम है इन लोगों को, तो जब भी चुनाव आता है मोदी जी को गालियां बोलते हैं। मगर एक रिकॉर्ड है मोदी जी का 2001 से, जितनी गालियां ज्यादा पड़ती है, कमल इतना जोर से खिलता है, मोदी जी ज्यादा बहुमत पर। और इस बार भी यही होने, किसी के कहने से कोई मरता नहीं। मोदी जी के साथ इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है,
जिसको गैस मिला है, घर मिला है, सुरक्षा मिली है, खाना मिला है, दवाइयां मिली है, कोई एक दो लोगों की बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जिस व्यक्ति को देश के करोड़ों लोगों की दुआ हासिल हो, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़। थोड़ा बड़े मुद्दे की ओर जाते हैं। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी है। कास्ट सेंसस के बारे में आपका क्या मत है, और जितनी आबादी उतना हक, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी। आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु राहुल गांधी को कम से कम ये बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम 30 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रखा और कभी उसको ओपन नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, राहुल गांधी के पिताजी, शायद उनको मालूम नहीं इनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत पानी पी पी कर 6 बार पानी पिए, वो बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं। टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है। भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी आपके दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है, ये अब यहां पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। और इनको टॉप सेक्रेटरीज दिखाई पड़ते हैं जो उन्होंने भर्ती करे थे। मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हुए और देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, उनको ये नहीं दिखाई पड़ता। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम है कि वो स्टडी ही नहीं करते हैं, जो उनको पकड़ा देते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ वो सीधा पढ़ जाते हैं दुनिया के सामने, इसलिए वो फंसते हैं। अभी बात कर रहे थे कि एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, और उसको मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से, 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मां के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता, बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी फील्ड में बात हुआ है, सभी जगह से देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि शक्ति का परिचय इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में। ये मैंने सब जगह से पाया है। और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषय निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को देकर शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी। पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ये सारी चीजें नहीं समझ पाए। अमित जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफी करीब है, सीएए का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए।
एक भ्रमित किया गया। ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है। उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक सीएए का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे, वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से देंगे? घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है आपकी? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर रहे हो। शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहां आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। सैकड़ों, हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहां है। क्या करें उनका? वो घुसपैठिए है क्या? हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठिए करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे, आज रह ही रहे हैं जी। कहां लोड डालने का सवाल है? और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हर एक को 5 किलो अनाज दे रहे। ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नहीं कोई व्यवस्था करनी। इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है। और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पे टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी। भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी। और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी। परंतु ये मोदी सरकार है, 1 इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता। ये हमारा भारत की जनता को वादा है। अमित जी, एक सीए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है जी। राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त
आया हुआ कंसेप्ट है एनआरपी। चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तब गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जिन्स भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे। अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीएए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है, और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है, और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी, और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सबने स्वीकारा था। ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सबने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था, जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहां पावर में आनी है भाई जी? डीएमके का सवाल ही नहीं है, वो तो इसीलिए ऐसा। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है, और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो,
देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? अमित जी, थोड़ी सी बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहां पे कि मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस रहा है। पिछले 2-3 महीनों से वहां बहुत बार गए हैं। आप लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उनमें से मतलब वाकई एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को एक अलग देश होना चाहिए। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो सच अर्थ में राहुल जी को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने उस नेता के बयान से कन्नी नहीं काटी। देश की जनता तो मान रही है, कांग्रेस का पॉलिसी है कि इस देश का 2 टुकड़ा होना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। जी, मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, कांग्रेस दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? चुनाव जीतने के लिए 2 देश बनाने की बात कर रहे हैं। और क्या होगा इस पार्टी को? इतनी पुरानी पार्टी, आजादी का आंदोलन करने वाली पार्टी, वो इस बयान से कन्नी नहीं काटती है, इनको नोटिस नहीं देती है और फिर से टिकट दे दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा चुनावों में। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी सीटें हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एडिशनल 70 सीटें कहां से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने, राहुल जी, मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहां से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूं, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कहां से आप और उम्मीद देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में ढेर सारे स्पेस हैं जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, हम तमिलनाडु केरल में बढ़ सकते हैं, ढेर सारी जगह है, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई, मैं आपको कहता हूं, आप पिसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू। आप 370 गिन लेना, मैं उस दिन आपके शो पर आऊंगा और बताऊंगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है। इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारी पार्टी पर है। वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप ओडिशा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं साथ में, अलग अलग लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे? पांडियन जी यहां आए थे, उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि हम ओडिशा में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। ओडिशा की जनता का मोदी जी के प्रति जो प्यार है, वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, और चुनावी पंडितों की गिनती से कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में सरकार बनाने की हालत में है आप लोग? कुछ भी हो सकता है, पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे। अकेले जाएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। पांडियन जी ने एक अच्छी अजीब सी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, सेंटर में बीजेपी को बीजेडी की जरूरत नहीं है और स्टेट में बीजेडी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत? देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के आधार पर नहीं होता। हमें ढेर सारी पार्टियों ने ये पूरे 5 साल में राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे थे, इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया है। चाहे 370 हो पहले, चाहे जीएसटी करना था, चाहे बॉन्ड हो, बॉन्ड भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था जी, उस वक्त नहीं किया था जी, मगर इश्यू बेस्ड समर्थन हमें ढेर सारी पार्टियों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है,
जो मुद्दा देश हित में होता है इसका समर्थन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। दो प्रदेश जहां पे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है बिहार और महाराष्ट्र, थोड़ा उस पर बात करूंगा। बिहार पे आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहां थे वहीं ही थे जी। हम गंगा किनारे वो पलट के वापस फिर आए। हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी होंगे। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं। विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया, यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं। तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर? हम 41 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती, और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजीत पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते, वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो तब पार्टियां टूटती है, इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? 30 के आसपास आप, क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होगी। और उसके बाद शिंदे, और उसके शिंदे सेना, और उसके बाद अजीत पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा। कह रहे हैं लोग कि नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं हुई। पंजाब में क्या है? अकाली दल से कभी हाँ कभी ना बातचीत, कहीं कोई एग्रीमेंट कुछ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये आप जिस तरह से सवाल पूछे, कभी हाँ कभी ना है ही नहीं। अभी नेगोशिएशन चल रहा है, तो नेगोशिएशन में तो एक ऑफर होती है, हम काउंटर ऑफर देते हैं, वो काउंटर ऑफर देते हैं, हम ऑफर देते हैं, ये चलता है। इसको हाना में नहीं देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि मुझे लगता है 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर आप लोग चाहते हैं कि साथ में लड़ें, ये स्वाभाविक। हम तो चाहते हैं कि हमारे एनडीए के सारे साथी हमारे साथ हो, फिर से एक बार सारा एनडीए संपूर्ण बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी का उचित हिस्सा और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो भी हमारी चिंता का विषय होता है। तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से बाद में फिर से समझौता हो सकता है, दरवाजे बंद नहीं है, एनडीए में रह सकते हैं। अभी तो आपने, बहुत जल्दी होगी, अभी तो वो हमसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीटें लड़ने का ऐलान किया है, तो अब तो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे, मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर और प्रदेशों पर। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? क्या पिछली बार से स्ट्रांग रहेंगे आप तेलंगाना में? निश्चित रूप से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है। पहली बार भाजपा के किसी नेता को इतना सकारात्मक उत्साहजनक प्रतिसाद देश की जनता के, दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, उत्साह बढ़ाने वाला विषय है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारी पोजीशन और कंसोलिडेट होगी
हम मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे। न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं। वहां संदेशकाली के बाद आपकी स्थिति पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है, इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 25 सीटें, बड़ा वो 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा। तो ये कैसे होगा? ये आपका जो साउथ ईस्ट बंगाल में जो है आप काफी वीक हैं। पिछली बार आपको शायद सिर्फ 2 ही सीट मिली थी वहां 18 सीटों पे। वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है, कोलकाता, हुगली, 24 परगना, हावड़ा। तो वहां पे कैसे करेंगे ये? वहां पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए। बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0। आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है। ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है? क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है? क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया? केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है। बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते गए और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ईडी पर भी हमला हुआ था। ईडी पर हमला तो छोड़ो भाई, अलग बात है। मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं। उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं। जी, बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो। इस बार मोदी जी कश्मीर काफी दिनों बाद गए। आर्टिकल 370 अपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहां पे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि वहां चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे? कश्मीर वैली में कोई अकाउंट खुलेगा? देखिए, कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव करा, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है।
ये 370 का हवा बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य को मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर की जनता ने हिम्मत मत करना चाहिए। जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है। इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने का। जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना। 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे। और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं। जी, बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में? सीटों के नाम पे न पड़िए। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं। गृह मंत्रालय के कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो 5 साल में, जो आप सबसे बड़ा मानते हैं। देखिए, कोई अचीवमेंट बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता। हर अचीवमेंट की अपनी जगह पे एक अहमियत होती है। छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पे। जैसे मैं कहता हूं, जब 5 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो लोगों को लगता है, इतना कॉलम आता है कि आज 5 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। अगर वो न पकड़ा जाए तो 2000 लोग बम धमाके में मारे जाते हैं। तो ये तो नजरिए का सवाल है। मगर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर शांति, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा उग्रवादियों को सरेंडर कराना, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त कर देना, नार्कोटिक्स पर कठोरता से लगाम खींचना और ढेर सारी चीजों में देश की आंतरिक सुरक्षा को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो मोदी जी का एक देश भर में मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में, इनके सीधे गाइडेंस के तले गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ढेर सारे काम हुए हैं, परंतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय,
हर मंत्रालय में आजादी के 75 साल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ये 10 साल में हुआ है, और 10 साल में देश की सूरत और सीरत दोनों बदली। देश को दुनिया में सम्मान मिलने लगा है। आज भारत क्या बोलता है वो मैटर करता है। भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है तो सम्मान के साथ उसको देखा जाता है, और भारत के भविष्य पर न केवल भारतीय, पूरी दुनिया को विश्वास है कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल है। मोदी जी जब देश की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं तब हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। विपक्ष के पास ना ट्रैक रिकॉर्ड है, ना एजेंडा है, ना नेता है, ना नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्क्रीट एजेंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सबके सामने आ रही है। आप समर्थन करिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए तो थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा। इतनी ही मेरी आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। अमित जी, आप दिन रात काम करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूं कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता। परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सवालों के जवाब दिए, 1 घंटे हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Home Minister. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our esteemed guest this afternoon. In fact, he took the time to dispel all rumors and dismiss all